रहे हैं, ठीक है। लेकिन 100 की लिमिटेशन की वजह से वो ही ऑनलाइन जो है ले पा रहे हैं। लेकिन बाकी इसके अलावा यूट्यूब के जो कई सारे जो है लेक्चर्स जो है वो अटेंड जरूर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल भी रही है कि वो जो बच्चे यहाँ पे अटेंड नहीं कर पा रहे ऑनलाइन, वो यूट्यूब पे भी कर पा रहे हैं। तो ये तो एक केवल आपके लिए बेनिफिट है कि आप ऑनलाइन क्लासेस जो है वो उसी समय अटेंड कर पा रहे हैं। बाकी यूट्यूब पे भी इसके अलावा आपको मिल पा रहे हैं लेक्चर, तो उससे कोई आपको अलग से कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। ये तो आपको बस लर्निंग कैपेसिटी है, बस लर्न कितना कर पा रहे हो यही आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। ठीक है, चलिए ओके अब, सर। है ना, ओके ओके, ठीक है। चलिए अब हम आगे हमारा जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल स्टूडेंट इन पार्टिसिपेट इन यूजी आईपीटी यूजीपीजी लेक्चर सीरीज। 1 मिनट कर रहा हूँ सभी को, 1 मिनट। ठीक है, सभी म्यूट हो चुके हैं ना? हाँ, ठीक है। तो आज जो है हमारा लेक्चर है क्वांटम मैकेनिक्स पर है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स पे जो है आशुतोष शर्मा सर ने कल भी एक लेक्चर लिया था, उसी के आगे जो है आज दूसरा लेक्चर कंटिन्यूएशन में अब दूसरा लेक्चर लिया जाएगा उसी में, ठीक है। इसके अलावा ये आज अभी तक का जो शेड्यूल था वो हमने बता दिया है, बस आप देखते रहिए, आपको शेड्यूल और मिल जाएगा टेस्ट का, ठीक है। बाकी थैंक यू आपको सभी को, और बीडी श्रीवास्तव सर आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू कन्वीनर सागर सेन सर। ये हमारा फिजिक्स ऑनलाइन लेक्चर सीरीज का आज 6वां दिन है। 22वां लेक्चर जो है वो होने जा रहा है। तारीख आज 20 मई 2020 है और समय जो है वो 11:45 50 मिनट जो है वो आपके हो गए हैं। आज का जो सब्जेक्ट है जिसपे अभी आप लेक्चर सुनेंगे वो है क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 2। पार्ट 1 में आशुतोष शर्मा जी ने आपको जो है वो कल में काफ़ी सारी जानकारियां दी। आज इस लेक्चर के माध्यम से क्वांटम मैकेनिक्स की जो अन्य चीज़ें हैं वो भी आप जान पाएंगे। और जैसा कि अभी मैं सुन रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स को ये डाउट है कि उनको टेस्ट जो है वो 1 देना है कि 2 देना है कि 4 देना है, जिन्होंने क्लासेस अटेंड किए उनको देना है या किसको देना। तो इसके लिए बहुत स्पष्ट है कि हमारे लिमिटेशंस हैं कि हम 100 पार्टिसिपेंट्स को एक बार में ही जो है वो इसमें एकोमोडेट कर पा रहे हैं। आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो हमारे इस लिमिट को पूरा होने के पश्चात इस ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी सुविधा के लिए भी YouTube की जो चैनल है उस पर सारे लेक्चर्स हम लोगों ने अपलोड कर रखे हैं। IAPT RC09 YouTube की चैनल पे आप जाएंगे तो आपको ये सारे लेक्चर्स उपलब्ध हैं। तो जो कोई भी उन लेक्चर्स को पढ़कर भी यदि टेस्ट देने का इच्छुक है तो वो अवश्य रूप से जो है वो टेस्ट दे सकता है। टेस्ट का यहाँ पर आपके ज्ञान में कि का टेस्ट करना है ही नहीं, बल्कि यह है कि पिछले 6 दिन में जो आप लोगों से हमने चर्चा की है उसमें आप लोग कितना समझ पाए हैं या कितना अपने आप ज्ञान में आप वृद्धि कर पाए। इसका आपकी परीक्षा या एग्जामिनेशन से बहुत ज्यादा इस टेस्ट का नाता नहीं है, सिवाय इससे कि आप कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझ पाएंगे और अपनी परीक्षाओं में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है फिजिक्स लेक्चर सीरीज का, कि आप फिजिक्स को समझें, जानें और स्वयं भी आगे बढ़ें और देश, दुनिया और विज्ञान को आगे बढ़ाएं। तो मैं आमंत्रित करता हूं आज के क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर के लिए श्री आशुतोष शर्मा को कि वे आए और अपना जो है वो उनके स्क्रीन तो नजर आ रही है, वो अपना लेक्चर भी प्रारंभ करें। एक मिनट और लूंगा मैं बस थोड़ा सा। इसमें ये चीज था कि फीडबैक फॉर्म जो है वो डाल दिए गए, ठीक है। हर ग्रुप में और वेबसाइट पे भी फीडबैक फॉर्म डाल दिए गए। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज
आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जो है फीडबैक फॉर्म भरना काफी जरूरी है। विदाउट फीडबैक फॉर्म आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, फीडबैक फॉर्म आपको भरना जरूरी है, ठीक है। ओके, थैंक यू। आगे आशुतोष सर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Okay, thank you Sagar sir and thank you BD Srivastav sir. Okay, students, yesterday we were studied that about the perturbation theory, degenerate and non-degenerate perturbation theory, and we were left at this equation where we have formed the determinant of degenerate theory. Now, in today's lecture, I will start the next topic, that is variational principle and WKB method. In variational principle method, I have told you yesterday also that there are problems in which Hamiltonian cannot be written exactly or approximately. If your Hamiltonian cannot be written as approximately or exactly, and you cannot be able to solve the problem by perturbation method, then variational principle is used. By using variational principle, you can calculate energy, upper bound energy of the atom. The energy which you will get after using variational principle method, then this energy will be equal to or greater than your exact energy what you will get after solving the Schrödinger equation. मतलब ये है कि वेरिएशनल मेथड से हम प्रॉब्लम को तब सोल्व करेंगे जब परटर्बेशन मेथड फेल हो जाएगा। परटर्बेशन मेथड कब फेल हो जाएगा? जब आप हैमिल्टोनियन को H0 को जब आप हैमिल्टोनियन को H0 प्लस HP, where HP is perturbed Hamiltonian, जब ऐसे नहीं लिख पाएंगे तब आपका परटर्बेशन मेथड काम नहीं करेगा और आपको यूज करना पड़ेगा वेरिएशनल प्रिंसिपल मेथड। वेरिएशनल प्रिंसिपल मेथड से सोल्व करने के बाद आपके पास जो एनर्जी निकल के आएगी वो एनर्जी आपकी हमेशा या तो बराबर होगी या ज्यादा होगी उस एनर्जी से जो एग्जैक्ट एनर्जी से सोल्व करके आया है। इसको सोल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को एक बार देख लेते हैं और कब इक्वल आएगी कब इक्वल नहीं आएगी वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपको कोई हैमिल्टोनियन दिया जाता है उस हैमिल्टोनियन की कुछ कंडीशंस होंगी और उन कंडीशंस को देखते हुए आपको एक ट्रायल फंक्शन अज्यूम करना है, ट्रायल वेव फंक्शन अज्यूम करना है। ट्रायल वेव फंक्शन कैसा होगा वो उसकी सिमेट्री पे डिपेंड करेगा कि आपका जो वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, नंबर ऑफ मोड्स पे डिपेंड करेगा और उसका बिहेवियर इंफिनिटी पे कैसा है इस पे डिपेंड करेगा। इन 3-4 चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा वेव फंक्शन एज्यूम करेंगे जो इनको सेटिस्फाई करे और वो वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल हो, परमिसिबल हो। अगर वो एक्सेप्टेबल है और उस वेव फंक्शन में हम एक पैरामीटर अल्फा और इंक्लूड कर लेंगे, इस अल्फा को बोला जाएगा
वेरिएशनल पैरामीटर, ये वेरिएशनल पैरामीटर जो होगा वो आपकी सारी चीजें इंक्लूड कर लेगा जो आपकी छूट गई हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपने एक वेव फंक्शन अज्यूम कर लिया, ठीक है, e की पावर अल्फा एक्स स्क्वायर, e की पावर अल्फा एक्स स्क्वायर। तो ये जो अल्फा है ये वेरिएशनल पैरामीटर है, और as most of you know that this wave function is the wave function of harmonic oscillator, but this is not the exact wave function of the harmonic oscillator, so we have included a variational parameter alpha. Now doing so, after that we will calculate the expectation value of the Hamiltonian. Expectation value of the Hamiltonian we will calculate out. If your wave function is normalized, then this value becomes 1, और अगर normalized नहीं है तो ये ब्रैकेट कैलकुलेट करेंगे और उसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस ये जो आपके पास कैलकुलेट करने के बाद आया है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे किसी पैरामीटर अल्फा जो कि आपका वेरिएशनल पैरामीटर है, उसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे और 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहां से आप अल्फा कैलकुलेट करेंगे। ओनली दोज वैल्यूज विल बी अलाउड, क्योंकि आपको जो एनर्जी है या आपका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगा हैमिल्टोनियन का, वो आपका मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम तभी होगा जब आपका जो डबल डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 आए। तो पहले आप क्या करेंगे, एक ट्रायल फंक्शन अज्यूम करेंगे, उसमें अल्फा एक पैरामीटर इंक्लूड करेंगे, उसके बाद एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे अल्फा के रेस्पेक्ट में, वहां से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और वो वैल्यू अल्फा की परमिसिबल होगी जिस वैल्यू के लिए डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, हम यही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वेरिएशनल मेथड से। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको हाइड्रोजन एटम जो होता है उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करनी है यूजिंग वेरिएशनल मेथड। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको वेरिएशनल मेथड में, आप एज्यूम करेंगे एक ट्रायल वेव फंक्शन। अब जैसे कि आप सबको पता है कि हाइड्रोजन एटम का जो वेव फंक्शन आता है तो वो कुछ कुछ ऐसा आता है। ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो अगर इस वेव फंक्शन को आपको देखना है, सॉरी, ठीक है, तो अगर आपको इसको हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर लिखना चाहें तो ये इक्वेशन ये बनती है। तो हम इसी को अपना ट्रायल वेव फंक्शन मान लेते हैं। जैसे जैसे इंफिनिटी पे अप्रोच होगा आपका वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि बाहर आपको वेव फंक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में ही आपको अगर इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहे हैं तो ग्राउंड स्टेट में मिलेगा, उसके बाहर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे 0 हो जाती है। तो ये जो ट्रायल वेव फंक्शन है ये हमारे असम्पशन पे बिल्कुल फिट बैठता है।
ये वेव फंक्शन अज्यूम करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक वेरिएशनल पैरामीटर इंक्लूड करेंगे और वेरिएशनल पैरामीटर एक अल्फा मान लेते हैं। ठीक, अब आपको हैमिल्टोनियन अगर हम लिखें हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए हैमिल्टोनियन आता है h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल हमारा होता है E स्क्वायर बाय r। अब हमारा ट्रायल फंक्शन अज्यूम हो गया, हमारे पास हैमिल्टोनियन आ गया। उसके बाद हमको क्या करना होता है, उसके बाद हमको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी होती है हैमिल्टोनियन की, और हैमिल्टोनियन की हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये अगर आप कैलकुलेट करें तो लिमिट आपकी r पे लिमिट आएगी 0 टू इंफिनिटी, और सिर्फ डिपेंडेंसी r पे है, तो इसको हम लिख सकते हैं साई स्टार साई 4 पाई r स्क्वायर डी आर इंटू h, और नीचे साई स्टार साई 4 पाई r स्क्वायर डी आर 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, यहां से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकल के आएगी वो आपके पास आएगी इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, और मैं मान के चल रहा हूं कि इतना इंटीग्रेशन आपको आता होगा। अगर नहीं आता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इंटीग्रेशन भी सोल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो आपके पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी वो माइनस ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बाय अल्फा। ठीक है, इसके बाद एक्सपेक्टेशन वैल्यू आने के बाद हमको क्या करना है, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में? इसको हमको डिफरेंशिएट करना है अल्फा के रेस्पेक्ट में। इसको अगर आप अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 0 पुट करने के बाद, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी h क्रॉस स्क्वायर बाय m ई स्क्वायर। और इसको जब आप पुट करेंगे, इसको आप इसमें डाल कर देख सकते हैं d2h बाय डी अल्फा स्क्वायर, तो ये आपको लेस देन 0 रिजल्ट देगा। और इसको आप इसमें पुट करते हैं अल्फा की वैल्यू को, तो आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ जाती है माइनस m e पावर 4 बाय 2h क्रॉस स्क्वायर। ये जो आपकी एनर्जी आई है, ये आपकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, ऐसे ही आप और भी कोई भी क्वेश्चन हो, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ट्रायल फंक्शन रिज्यूम करना है। ट्रायल फंक्शन रिज्यूम करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। After getting the expectation value of energy, you have to differentiate
that value with respect to the variational parameter alpha, put that equal to 0, calculate the value of alpha, take the double differentiation of that, and only those values you will consider that are less than 0, that is for which your minima exist. Put that into the equation, replace the value of alpha, and you will get the value of energy. And this value of energy will always be greater than or equal to your exact value, what you will calculate using your Schrodinger wave equation. I like you एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। से हमको ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी निकालनी है। वेरिएशनल प्रिंसिपल से मैंने आपको कल भी बताया था, आप सक्सेसिव हायर स्टेट्स की भी एनर्जी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या आएगी, आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा बेकार होती चली जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पार्टिकल इन अ बॉक्स की अगर हम बात करें तो लेंथ L का बॉक्स है और इनसाइड में पोटेंशियल इनफाइनाइट है। ठीक है, वो सॉरी, आउटसाइड की, इनसाइड में पोटेंशियल 0 है और आउटसाइड की वॉल्स पे जो पोटेंशियल लगाया हुआ है वो इनफाइनाइट है। तो पार्टिकल जो रहेगा वो सिर्फ इस बॉक्स में कन्फाइंड रहेगा। पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल इन टू फाइंड आउटसाइड दिस बॉक्स इज 0। इसके लिए जो एनर्जी आपको पता है n स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 2 ml square. This is the exact energy you will get after solving Schrodinger equation. Now you have to assume a trial wave function for this equation, and the wave function must have no nodes. That means it vanishes at the boundary lines. It must be symmetric. These requirements is fulfilled by the wave function if you will take the wave function as x L minus x. This is symmetric wave function and it vanishes at the boundaries. Okay, now once you have taken the trial wave function, then you have to calculate the expectation value of energy. Your limit goes from 0 to L psi square psi star h h psi dx 0 to L psi star psi dx. If you calculate this value comes out to be expectation value of energy comes out to be 10 in ground state 10 h cross square by 2 ml square. If you calculate the
exact value in ground state, this value will be h cross square pi square by 2 ml square. Now, what I have told you that if you calculate the energy using trial wave function, that energy will always be greater than or equal to the exact energy which you will calculate solving Schrodinger wave equation. This can be seen through this example. Now, I request you to solve to calculate the ground, the first excited state energy by yourself. And now we will proceed to WKB method. If you have any problem regarding variational principle method, you can ask me. Otherwise, I am going to start WKB method. In this method, the trial wave function should be assumed first. Yes, you have to assume the trial wave function. सर Yes. इसमें आपने सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहा है, तो ये सिमेट्रिक का मतलब क्या है यहाँ पे? सिमेट्रिक का वेव फंक्शन ये है कि वो इवन वेव फंक्शन है। अच्छा। आप अगर सिमेट्रिक का वेव फंक्शन, सिमेट्रिक वेव फंक्शन का मतलब ये है, अगर आप उसको प्लॉट करेंगे तो वो वेव फंक्शन कुछ कुछ या तो ऐसा दिखे या ऐसा दिखे, ठीक है? जितना एक्स एक्सिस में इस साइड होगा उतना ही वाई एक्स एक्सिस में इस साइड होगा। अगर वाई एक्सिस में प्लॉट कर रहे हैं तो वाई एक्सिस में जितना इस साइड होगा, वाई एक्सिस में उतना ही इस साइड होगा। सिमेट्रिक का वेव फंक्शन का मतलब ये होता है, इवन वेव फंक्शन। यस। आपने पढ़ा होगा ना, वन डायमेंशनल बॉक्स में जितने भी आते हैं जो वेव फंक्शन आएंगे वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन आते हैं। यस सर। हाँ। एनी अदर क्वेश्चन? यस सर, एक और आपने कहा कि एक्साइटेड में अपना वो जो मेथड एक्यूरेटी खत्म हो जाती है, तो एक्साइटेड के लिए किससे हम निकालेंगे? एक्साइटेड में भी ऐसे ही निकालेंगे। एक्साइटेड के लिए आपको क्या अज्यूम करना पड़ेगा? एक्साइटेड में जो आपका वेव फंक्शन आएगा वो एंटी सिमेट्रिक आएगा, तो ऐसा वेव फंक्शन अज्यूम करो जो एंटी सिमेट्रिक हो। यस सर। ठीक है, ऑल्टरनेट आते जाते हैं ना। पहला स्टेट जो ग्राउंड स्टेट हो, आर यू एग्री? जो कंडीशंस दी हुई होंगी उसके बेसिस पे आपको अज्यूम करना है ट्रायल वेव फंक्शन। ठीक है, और किसी को डाउट? कंडीशंस दी हुई होंगी ना, पता ऐसे चलेगा कि आपको कंडीशंस दी हुई होंगी। ठीक है, ठीक है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? आप एग्री है? ओप्पो A9, आपका नाम पूरा लिखा कीजिए। ओप्पो A9 लिखा हुआ है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है बिल्कुल। ठीक है, जहाँ तक है तो कोई डाउट नहीं है। जो आपको कंडीशंस दी हुई हो उसके अकॉर्डिंग आप अज्यूम करेंगे अपना ट्रायल वेव फंक्शन। हाँ, ठीक है, चलो मूव बढ़ाइए सर। तो अच्छा, ये एक क्वेश्चन और था। If Hamiltonian contains both maximum and maxima in the case of derivative with respect to alpha has two different solutions, so in that case how ground state? बताया ना आपको, आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो नेगेटिव आएगा ना, जो लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव कंपोनेंट लेंगे, आप दोनों अल्फा वैल्यू डालेंगे और जिस वैल्यू से आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा वो वैल्यू आप अज्यूम कर लेंगे। ठीक है किशन? ठीक है, आई थिंक ठीक है सर, अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, आप दोनों वैल्यूज डाल के देखिए, जिस वैल्यू से आपका लेस देन 0 आ जाए वो वैल्यू आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, WKB मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज सेमी क्लासिकल मेथड because the limit it imposes is that only those potentials are treated in this
which changes in the classical limits, that is वो पोटेंशियल लिए जाएंगे जो आपके क्लासिकल लिमिट्स में चेंज कर रहे होंगे। ऐसा पोटेंशियल आप नहीं लोगे जो एब्रप्टली चेंज कर रहा हो, ठीक है। WKB मेथड में देखो पर्टर्बेशन में क्या लिया था, पर्टर्बेशन में लिया था वो हैमिल्टोनियन जिसको आप लिख सकते हो एग्जैक्ट प्लस परटर्ब। वेरिएशनल में कौन सा लिया, वेरिएशनल में आपने पोटेंशियल आपको गिवन होगा, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं लिख पा रहे हो या वो आपका स्लोली वेरिंग पोटेंशियल नहीं है, मतलब वो इस तरह से नहीं वेरी हो रहा है कि लैम्डा दैट डज नॉट वेरी इन द लिमिट्स ऑफ लैम्डा वेयर लैम्डा इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, इफ दैट इज नॉट वेरिंग दैट WKB मेथड। WKB मेथड से सोल्व करने के 3 तरीके हैं। पहले मेथड में हम क्या करेंगे, 3 कंडीशंस इंपोज होती हैं। पहली है जब आपके पास कोई भी रिजिड वॉल ना हो। रिजिड वॉल से मतलब है कि जो आपका आउटसाइड है वहां आपका पोटेंशियल अगर इनफाइनाइट है तो जो पार्टिकल अंदर है वो अंदर ही ऑसिलेट करता रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। दैट मीन्स योर वॉल्स आर रिजिड एंड इफ particles can move outside the box or the walls, then these walls are termed as non-rigid walls. If your states are or your potential is non-rigid, then if both the walls are non-rigid, then you will use this method. You all know that energy or you'll write energy as kinetic energy plus your potential energy. If we have to calculate P from this equation, then this will be termed out, and energy after calculating this, I am not going into the sheer mathematics part which will involve holistic derivation. I am just giving you the final answer of these derivations, okay. No one is going to ask you derivation either in your university exam or in your competitive exam, okay. You have to use these methods, these formulas as it is in your exam, okay. Remember these formulas that I am giving you. If your walls are non-rigid, अगर दोनों walls non-rigid हैं तो n plus half h आएगा। अगर आपकी एक wall rigid है तो n plus 3/4h आएगा। अगर आपकी एक भी wall दोनों wall rigid हैं तो n pi h cross आएगा। ये सारे आगे लिखे हुए हैं in the coming slides. I have written these. So if you have any problem regarding WKB method, then do let me know. Otherwise, I am going to solve a problem for you. This is the case when you have one rigid wall, and second one is when you have two rigid walls. And by rigid, what I mean is that particle is not able to cross that wall. It will remain confined within these walls. These are the 2 questions in your screen, and we are going to solve these questions in the coming few minutes. First question is, you have to use WKB method to estimate
the energy level of one-dimensional harmonic oscillator. Now, you all know that in one-dimensional harmonic oscillator, you have what you have is your potential is like this, and inside your potential, we assume that inside potential is 0 and outside particle is not able to move. If this is the case, then you have to use summation px en x as. If this is the case, then you have to use n pi h cross. If the potential here is 0, then your equation becomes n plus 3 by 4 h. Sorry, this is h, not h cross. And if both the sides, particle is able to move both the side, then your equation becomes, that is, your equation becomes n plus half h. Now it depends on you. In this question, it is not explicitly mentioned that whether particle is able to cross the harmonic oscillator from in one side or in both the side, or it is confined in both the regions. It is up to you by what you want to take, whether you want to assume that this is the case for no rigid wall, one rigid wall, or two rigid wall. Depending on that, you can solve this problem. Now, if the energy for harmonic oscillator is half p square by 2m plus half m omega square x square. From here, the value of p you will get is under root of 2me negative of m square omega square x square. Now, at the points, at the turning points means from where after hitting the particle return in the harmonic oscillator are called as turning points, from where particle cannot move outside the well or the harmonic oscillator are called as turning points, or the classically allowed region, the points within which the particle is classically allowed are called as turning points. At the turning points, we know that energy, that is your total energy, will be equal to your potential energy, because at turning points, particle velocity is 0. When its velocity is 0, it's naturally its momentum also becomes 0, and the total energy will only be equal to its potential energy. If you will substitute this, then what you will get is, if these you can assume as plus a or minus a or any other value which you will like, a, b, c, alpha, beta, gamma, delta, what you want to assume is, you are free to assume, then energy will be equal to half m omega square a square, and from here you will get a as root of
2e by m omega square. Now, if you are clear with this, then your equation becomes p dx is equal to, you can take n plus half h or n plus 3/2h or n pi h, whatever you want to take, because in this question it is not explicitly mentioned that whether this is the case for 2 rigid walls, non-rigid walls, or 1 rigid walls. So I am taking as n pi h. Okay, potential momentum is 2me minus m omega square x square m square dx and pi h. E, you in place of e you can write as e we have calculated as half m omega square a square at turning points. Okay, and your limits minus a to plus a. A is 2e by m omega negative, sorry, 2e by m omega root 2e by m omega under root. The constant part from here when we write energy as half m omega square a square, then you can take two m e as half m omega square a square minus m omega square x square dx. This is your even function, which is on limit minus a to plus a. It can be written as 2 0 to a 2e by m omega. M square omega square can be taken out from the under root. It will become m omega under root a square minus x square dx is n pi h. And if you will solve this value, then you can assume a square under root a square x as a sine theta. In this equation, if you assume x as a sine theta, then your answer will be pi a square by 4, and you will replace a square from this equation, and what you will get is pi e by 2m omega square, and this is equal to n pi h. So from here your energy is calculated out, and by this you can calculate any question. Now I will take you to the next question, and in that question it is specifically mentioned that whether you have to use 1 bound value or 2 bound value. In this question, this
it is said that consider a particle of mass m that is bouncing vertically and elastically reflecting from a hard floor where potential is given as. So as you can see that one side is not classically allowed and other side is allowed, then this will become a case of one bound value. And in one bound value, what equation you have to use is limits x1 to x2 px dx n plus half h. In this question, you have Aditya sir, you will assume a trial wave, you will assume लेजर का हो गया, a wave solid का function एक हो to गया be है, solid का दूसरा बचा है। हाँ, आज कल और परसों। Sagar sir, please mute yourself. Sagar sir, हाँ, 3 दिन का टाइम टेबल वो पूरा जो है बना दीजिए, है ना। सॉलिड 2 में डिफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर और डिफेक्ट मेरे इसमें सॉलिड 2 में। so 20 का तो the हो गया wave है function रविराज for और this रवि का। equation is a रवि का। z e हाँ, की पावर alpha z. हाँ, We will assume this. The भाई wave जो है function. मेरा एक तो रहेगा प्लाज्मा का रहेगा, है मेरा रहेगा एक प्लाज्मा का रहेगा और न्यूमेरिकल टेक्निक। Hello Sagar sir. और मेरा सॉलिड। हाँ, परसों के दिन। हाँ, नहीं सॉलिड Okay. स्टेट और क्रिस्टल The क्रिस्टलोग्राफी equation और we'll इसके अलावा use जो in है the, ये डिफेक्ट। hello Sagar sir. हाँ, ठीक, इनको कर दीजिए arrange। कल मेरा कल रख दीजिएगा, है ना। हाँ, मेरा डाल दीजिएगा, शाम को डाल दीजिए, जाकर शाम को जा। Hello Sagar sir. Please mute हाँ, हाँ, yourself. हाँ, 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 मेरा डाल दीजिए, फिर 22 को कर दीजिए। हाँ, 22 को कर दीजिए, है ना, वो हो जाएगा। और बस ये चीज हो गया। और सभी ग्रुप में डाल देना। आज का भी जो है ना वो कैसा है ग्रुप में, साथ में डाला नहीं है, तो वो वाला आज वाला जो है वो भी कैसा है ग्रुप में डाल दीजिए, है ना। हाँ, हाँ, तो इसमें हम इक्वेशन यूज करेंगे p dx, और एक बाउंड के लिए आपको इक्वेशन बताया था n plus 3/4 h। एनर्जी आपको, पोटेंशियल आपको गिवन है, तो एनर्जी आपके पास क्या आएगी? एनर्जी आपके पास सेम, अगर मूविंग है तो p²/2m और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास गिवन है m g z। g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यहाँ से आप p कैलकुलेट करेंगे और p की वैल्यू आएगी 2me माइनस mgz। ओके, अब अगर हम क्लासिकल टर्निंग पॉइंट पे बात करेंगे, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ये है कि जो पार्टिकल है वो एक फ्लोर पे हिट कर रहा है, तो अगर फ्लोर को z इक्वल्स टू 0 पे मान लेते हैं, तो z इक्वल्स टू 0 उसका टर्निंग पॉइंट हो जाएगा एंड इट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द फ्लोर। एट दिस पॉइंट velocity is 0 and hence momentum is also 0, so we are left with potential energy mgz. From here your z is E by mg, so your limits on this will go from 0 to E by mg under root 2m E minus mgz. Okay,
02 02 E by mg under root 2me minus mg z is equal to n plus half h. If we take 2me common, then we are left with 1 minus mg z by 2me, that is 1 minus mg by z by e, okay, gz by e dz, and if you will solve this, you will get as 8 e cube by 9 mg square is equal to n plus half h. From here, your energy will be comes out to as energy due to WKB will be equal to 3 by 4 3 pi square 1 by 3. If you solve this, that which we have calculated, it will reduce to this form, far 1 by 3, and the exact energy, if we solve it by using Schrodinger equation, exact energy will be equal to 2.338 half mg square h cross square power 1 by 3. Okay. So if you have any question regarding variational principle or WKB method, or in case perturbation method, then you can ask me. So I think सर टॉपिक और बचा है या कंप्लीट हो चुका है? नहीं कंप्लीट हो चुका है. Okay, so thank you very much, sir. So if any questions, please you can ask to sir. Okay. हाँ, पीडीएफ आपकी मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, और पीडीएफ आप यूट्यूब से भी लिंक, यूट्यूब में भी लिंक डाल देंगे पीडीएफ का, वहां से आप उठा सकते हैं. ओके. हाँ. इसके अलावा भी जैसे बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आप अगर ये पूछेंगे तो नोट्स वगैरह जो है वो अगर हैंड रिटन या कुछ होगा तो वो सभी जो है अपना वहां पर शेयर कर देंगे. ठीक है. सो राइट नाउ ये हमारा लेक्चर जो है कंप्लीट हो चुका है. अभी इसमें और कोई डाउट है और या पूरे प्रोग्राम को लेकर, क्योंकि ये हमारा लास्ट डे है, ठीक है, प्रोग्राम का, तो अगर इसको लेकर किसी भी तरह का आपको समस्या भी रही हो, ठीक है, या आपने इस चीज को एंजॉय किया हो, तो बिल्कुल आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं. मैं आपको सबको अनम्यूट कर रहा हूँ. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. हाँ, बताइए अगर कुछ हो तो इस तरह का. क्वेश्चन में आपका जो ये एरी फंक्शन और कनेक्शन फॉर्मूला है, उसमें मैं आपको आप अगर ग्रुप में ज्वाइन हैं तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा आपका. ठीक है. ओके सर. ओके. So how was the lecture as well as how was the program? Anybody can give their view if anybody want. Okay, so we can now we can complete and we can off our session. Okay.
तो इवनिंग सेशन जो है वो आपके लिए प्लाज्मा फिजिक्स और इसके अलावा देखना होगा, प्लाज्मा फिजिक्स का भी लेक्चर है, ठीक है। तो इवनिंग में कंक्लूजन है, तो आप सभी जी बिल्कुल उसमें रहिएगा, ठीक है, उन लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच टू ऑल स्टूडेंट्स participate in this particular lecture series. Thank you very much. I am ending our session. Thank you. 24 बच्चे आ रहे हैं। Okay. डोरबेल आ रही है, किसी का क्या आ रहा है। हाय।